उछल कूद नहीं करती थी, अक्सर एक जगह पर गुमसुम सी बैठी रहती या हमें खेलते देखती रहती। पहले तो हमने इसे बीमारी की वजह से पैदा हुई चिड़चिड़ाहट और कमजोरी समझा, लेकिन यह सिलसिला अंतहीन हो गया। विनी अब कम ही बात करती थी, ज्यादातर समय वो अपने कमरे में ही बिताती थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। यही सब चलते चलते लगभग 6 महीने बीत गए थे। हम लोग बहुत कोशिश करते कि वो हमारे साथ खेले कूदे, मुस्कुराए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आते थे। वो यूं ही भावहीन सी एकटक शून्य में ताकती रहती। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर वो उठकर अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। माँ पापा उससे पूछ पूछ कर थक चुके थे कि आखिर क्या बात है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता था। फिर एक दिन पापा बहुत उत्साहित से होकर घर घुसे। पापा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उत्साहित स्वर में उन्होंने दोनों छोटी बहनों को पुकारा और मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया। अरे मेरी पदोन्नति हो गई है, तनख्वाह भी बढ़ेगी और अगले 4 साल तक कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा, पापा ने खुश होकर कहा। प्रमोशन की खबर ने हम सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। पापा विनी को मिठाई खिलाने लगे तो विनी पापा का हाथ झटक कर अंदर भाग गई। पापा के प्रमोशन होने के बाद अब घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। नई पोस्ट पर पापा की अच्छी खासी ऊपरी कमाई होने लगी। घर का माहौल बदलने लगा था। सुंदर पर्दे, महंगे कपड़े, बढ़िया साजो सामान हमारे घर की रौनक बढ़ाने लगा था। सब कुछ हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा था। इतना कि कहीं ना कहीं इस चमक धमक में हम विनी के व्यवहार को नजरअंदाज करने लगे। धीरे धीरे साल बीतने को आया था। मेरी प्यारी सी चुलबुली बहन अब एक गंभीर सी लड़की बन गई थी। स्कूल में भी उसका प्रदर्शन खराब होता जा रहा था। किसी तरह समझाने बुझाने पर उसने परीक्षा तो दे दी, लेकिन अगले साल उसने स्कूल जाने से साफ मना कर दिया। 1 साल के भीतर ही उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया था। वो छोटी बच्ची अब एक परिपक्व सी लड़की नजर आने लगी थी। मेरा दाखिला भी कॉलेज में हो गया था। मैं देर रात तक जागकर अपने असाइनमेंट बनाता था। उस रोज रात में पढ़ते पढ़ते मैं काफी देर तक जाग रहा था। अचानक मुझे किसी के फुसफुसाकर बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज मर्दानी थी। मैं कुछ शंकित सा हो उठा। धीमे धीमे सदे हुए कदमों से मैं हॉल में पहुंचा तो आभास हुआ कि आवाज विनी के कमरे से ही आ रही है। मैंने चुपके से झांककर विनी के कमरे में देखा तो वो एक दीवार की ओर मुंह करके फुसफुसाते हुए कुछ बात कर रही थी। कमरे में विनी के अलावा कोई नहीं था और सबसे ज्यादा मुझे उसकी आवाज विचलित कर रही थी। दिन भर एक शब्द मुंह से ना निकालने वाली लड़की आधी रात को दीवारों से मर्दाना आवाज में बात कर रही थी। किसी तरह मैंने अपनी चीख को गले में ही दबाकर वहां से निकलना उचित समझा। रात काफी हो चुकी थी। मैंने फिलहाल किसी को भी जगाना ठीक नहीं समझा। उस रात मैंने कैसे करके एक एक पल बिताया मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सुबह होते ही मैंने मम्मी पापा को सारी बात बताई। माँ किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठी थी। माँ और पापा चुपचाप किसी तांत्रिक या ओझा की खोज करने लगे। 2 दिन बाद एक मुस्लिम तंत्र मंत्र वाला मिला। माँ और पापा को उस तांत्रिक ने कुछ भभूत पढ़कर दी, जिसे विनी के कमरे में छिड़कना था और घर के बाकी हिस्सों में भी छिड़कना था। किसी तरह विनी की नजर से बचाकर सारे घर में भभूत छिड़क दी गई। उस रोज कई साल बाद विनी ने अच्छी तरह से खाना खाया। 1-2 बार मुस्कुराई भी। माँ को तांत्रिक पर अटूट विश्वास हो गया था। अगले कुछ दिन हमारे लिए बेहद सुहाने रहे। विनी हमारे बीच कुछ देर के लिए आकर बैठती और 1-2 बार मुस्कुराती भी। उसके ठीक होने की उम्मीद भी बन सी गई थी। पापा ने तांत्रिक को विनी की हालत में हुए सुधार की जानकारी दी तो वो आत्मविश्वास से भर उठा। अगले दिन उसने हवेली में आकर पूरे घर को बाधा मुक्त करने का आश्वासन दिया। माँ ने तांत्रिक के कहे अनुसार सारा सामान पहले ही तैयार कर दिया था। तय समय पर वो हवेली पहुंचा। तंत्र की सारी तैयारी करने के बाद ओझा ने विनी को बुलाने का आदेश दिया। विनी तांत्रिक को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई। सफेद रंग की सलवार कमीज पर उसने कुछ अजीब तरह से दुपट्टा ओढ़ रखा था, बिल्कुल वैसे जैसे मुस्लिम महिलाएं नमाज के समय पहनती हैं। विनी को इस रूप में देखकर हम सभी सकते में आ गए थे। ओझा के नजदीक पहुंचकर
वो फिर से मुस्कुराई और मर्दाना आवाज में कुछ फुसफुसाने लगी। देखते ही देखते ओझा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। हम सभी का डर के मारे खून जमा जा रहा था। कुछ ही देर में ओझा की आंख पलट गई। उसे देखकर विनी ने जोर से ठहाका लगाया और गुस्से में मां को घूरने लगी। फिर उसने हम सब की तरफ नजर घुमाई और अपने कमरे की ओर जाने लगी। विनी अपने कमरे में चली गई थी। हम सभी अभी भी सन्न थे। किसी तरह पापा ने हिम्मत करके उस ओझा की नब्ज छूकर देखी। पापा के माथे पर पसीने की बूंद छलक आई। मुझे आवाज लगाकर पापा ने जल्दी से गाड़ी निकालने का आदेश दिया। ओझा की टूटती छूटती सी सांसें अभी भी चल रही थी और पापा उसे मरने नहीं देना चाहते थे। अनर्थ की आशंका से पापा के हाथ पांव कांप रहे थे। हम उसे किसी तरह अस्पताल में भर्ती कराकर रात तक घर लौट आए। घर में अजीब किस्म का सन्नाटा पसरा हुआ था। मम्मी, सचिन और सोनी एक ही कमरे में सहमे बैठे थे। घर में सबकी मनःस्थिति को समझते हुए पापा ने बाहर से ही खाना ले लिया था। खाना खाने के बाद कोई भी अपने कमरे में जाने को तैयार नहीं था। किसी तरह सोनी को माँ पापा के पास सुलाकर मैं और सचिन अपने कमरे में लौट आए। समझ नहीं आ रहा था कि इस हवेली को मनहूस कहूं या लकी। इस हवेली में आने के बाद पापा ने बहुत तरक्की की है। भला कोई भूतिया घर भी किसी के लिए शुभ हो सकता है। कहीं विनी को कोई मानसिक परेशानी तो नहीं हो गई जो वो ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन ओझा का उसी समय गिरना, डॉक्टर का कहना कि ओझा को हार्ट अटैक आया था, वो तो किसी को भी हो सकता है। मैं अपनी आंखों से देखे हुए सच को विज्ञान की कसौटी पर रखकर झुटलाने का प्रयास में लगा था। रात के 12 बजे तक सचिन सो गया था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। माँ, पापा और सोनी का हाल जानने के लिए मैं उनके कमरे की ओर जाने के लिए निकला तो देखा विनी पापा मम्मी के कमरे के बाहर खड़ी सिसक रही है। उसकी पीठ मेरी ओर थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसकी कुछ आवाजें टूटे हुए लहजों में मुझ तक पहुंच रही थी। मैं कमरे की ओट में छिपकर सुनने की कोशिश करने लगा। हमारे वालिद और अम्मी को मुआफ कर दो, वो बस हमारी खैरियत चाहते हैं। अल्लाह के लिए उनकी जान बख्श दो, या अल्लाह मदद कर। विनी की आवाज मुझ तक पहुंची। विनी की भाषा सुनकर मेरे पूरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मेरे हिंदू परिवार में पली बड़ी बहन कब और कैसे इतनी शफाक उर्दू बोलने लगी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक ही प्यास से मेरा गला सूखने लगा। वो किससे याचना कर रही थी? क्या रहस्य है इस उर्दू का? मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन विनी ने अपने कमरे में ही बिताए। तीसरे दिन खाने की टेबल पर बैठते हुए उसने मां से खीर खाने की फरमाइश की। मां ने खुशी खुशी उसके लिए खीर बना दी। फिर धीरे धीरे उसकी खाने को लेकर मांग बढ़ती ही गई। कभी वो चाट मांगती तो कभी भटूरे। बस अपना खाना सीधा कमरे में उठाकर ले जाती। उसका पहनावा, रहन सहन सब मुस्लिम महिलाओं की तरह हो गया था। एक रोज मां को बूढ़ी मां की याद आई। वो अम्मा भी तो मुस्लिम ही थी ना, कहीं उन्होंने ही तो कोई टोना टोटका नहीं करा दिया मेरी बच्ची पर। माँ अब अम्मा को ही कसूरवार ठहरा रही थी, लेकिन किया क्या जाए? ऐसा आसानी से तो वो मानेगी नहीं कि उन्होंने टोटका किया है। किसी तांत्रिक की ही मदद लेनी पड़ेगी। माँ ने शाम को पापा को अपने दिल की बात बताई। मैं अभी हॉस्पिटल से उस ओझा को देख कर आ रहा हूँ। उसके आधे शरीर में लकवा हो गया है, जुबान टेढ़ी हो चुकी है, कुछ भी बोलने या चलने फिरने की हालत में नहीं है। मुझे देखकर वो अजीबोगरीब घे जैसी आवाजें निकालने लगा। मुझे नहीं लगता अब कोई भी तांत्रिक इस हवेली में आना चाहेगा। फिर भी मम्मी के कहने पर अपनी बच्चे की सलामती के लिए पापा कहीं तांत्रिकों के पास भटके, किंतु कोई भी मदद को तैयार नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए थे। हम सभी निराश हो चुके थे। पापा ने बहुत कोशिश की उनका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन कोई काम नहीं बन पा रहा था। ऐसा लगता था मानो हम बंद गए हैं इस हवेली में। इधर विनी की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब हो गई थी। उसकी तबीयत खराब सी रहने लगी थी। 1-2 बार वो चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। जब एक दिन उसने खाने को देखकर उल्टी की तो माँ